हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, ठीक है, व्याकरण और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। इसके अंत आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है और मैंने क्लास की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट आप चेक जरूर से जरूर करें। और कल मैंने 1800 तक क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया था टेलीग्राम चैनल पर। तो आज अपने 1801 से क्वेश्चन अपने स्टार्ट होंगे। एक महादेव वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी इनका निबंध संग्रह है जिसमें भाई स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंध का संग्रह है। तो अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा या श्रृंखला की कड़िया। महादेव वर्मा की जो श्रृंखला की कड़िया है, इसमें स्त्री जीवन की समस्या से संबंधित निबंधों का संग्रह है श्रृंखला की कड़ियों में। ठीक है, और महादेव संध्या है, संभाषण है, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था है, भारतीय संस्कृति के सवर है, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। प्रबंध काव्य है भैया, एक नाटक भी है द्रौपदी। कमेंट में आप मुझे बताना द्रौपदी नाटक किसका है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य इसके रचयिता कौन है, तो नरेंद्र शर्मा है, शंभुनाथ सिंह है, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। जो द्रौपदी प्रबंध काव्य है इसके लेखक वही नरेंद्र शर्मा रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो नरेंद्र शर्मा ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके अनेक नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। पलाशवन भी इन्हीं की है, अग्निशय इन्हीं की है, रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा की रचना है, मिट्टी और फूल और प्रवासी के गीत। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा जी की रचना रहेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। जो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है इसके रचयिता पूछा है कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, रामधारी सिंह दिनकर है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है। द्वंद गीत, रसवंती, ओंकार, रेणुका, उर्वशी, धूप और धुआं, ठीक है, रश्मिरति, आत्मा की आंखें, दिल्ली और परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनके काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी रामधारी सिंह दिनकर की भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, मधुशाला जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इसमें पूछा गया भाई कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा, चौपते, सोनट या रुबाइया। तो रुबाइयों का इसमें प्रयोग हुआ है भाई मधुशाला में। और इसके लेखक मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन। और जो ये रुबाइया होती है मैंने पहले भी बताया है,
4 पंक्तियों की कविता होती है रुबाइया। ठीक है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियों में क्या होती है, तुकात्मक होती है। दूसरी और चौथी क्या है, तुकात्मक होती है। पहली 2 पंक्तियां और चौथी पंक्तियां जो है ये तुकात्मक होती है। और जो तीसरी लाइन होती है, ठीक है, जैसे पहली हो गई और दूसरी हो गई और ये चौथी हो गई, ये तीसरी होगी ना, ये चौथी होगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो पहली 2 और चौथी इनमें तो क्या है, तुकात्मक होगी। ठीक है, इनका तुक मिलता होगा। और जो तीसरी जो पंक्ति है ये क्या होती है, ये आजाद रखी जाती है। ठीक है, ये आजाद होती है। ठीक है, और रुबाई का अपना ही एक छंद होता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं भाई, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भाई। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है, इन्होंने स्वयं यानी अपने आप को क्या कहा है, कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। कौटुंबिक कवि मात्र कहा है मैथिली शरण ने अपने आप। ठीक है, और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको भाई समय सूर्य और अधैर्य की कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है। जो दुखम सुखम है इसकी रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई, कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। तो जो दुखम सुखम रचना है इसकी रचनाकार कौन है, ममता कालिया रहेंगी भाई। और ममता कालिया की कल भी क्लास में क्वेश्चन आया था इनका। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, बेघर ममता कालिया की रचना है, नरक दर नरक, ठीक है, प्रेम कहानियां, सॉरी प्रेम कहानियां, कहानियां नहीं प्रेम कहानी, ठीक है, लड़कियां, साथी, और एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी है, एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स। और भाई एक और रचना है, एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी रचना है, एक पति के नोट्स। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। जो आवारा मसीहा रचना है इसके लेखक हमें बताना है कौन है। विष्णु खरे है, शरदचंद्र चटर्जी है, विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे रहेंगे। जो आवारा मसीहा जीवनी है इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी रहेंगे। ठीक है, 19 में आवारा मसीहा का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और जो ये जीवनी है ये किसकी, साहित्यकार शरद चंद्र जी की ये जीवनी, बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र की ये जीवनी है भाई, आवारा मसीहा। इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया। 1916 का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है नासिरा शर्मा को मिला था। पूछा गया उनके कौन से उपन्यास पर इनको मिला था। तो ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुइया जान या पारिजात। जो पारिजात रचना है जात, इसके लिए नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समुंदर, कुइया जान, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जिंदा मुहावरे काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सात नदियां एक समुंदर हो गया, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास भी इनके। ठीक है, और अक्षय वट ये भी इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा नासिरा शर्मा का। किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार यानी गायकवाड़ का वर्णन किया है। तो किसमें किया है, भारत दुर्दशा में, विशेष विष मोदकम में, नील देवी में, वैद्य की हिंसा ने भवती। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, विशेष विष मोदकम में, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम एकांकी
होने का गौरव प्राप्त है। वे प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूट, बड़ों का ब्याह, बादल की मृत्यु, विवाह विज्ञापन। जो एक घूट है, ठीक है, ये क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव इसको प्राप्त है और जयशंकर प्रसाद जी के रचनाकार रहेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखी है एक घूट एकांकी। ठीक है, और जो ये रचना है एक घूट एकांकी, ठीक है, इस रचना के द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता कौन सी ऐसी एकांकी है जिसके द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एक घूट, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और यह क्या है जो एक घूट है? ये एकांकी नाटक है। ठीक है, एकांकी नाटक है भैया। ठीक है, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है और 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना की थी। पूछा जा सकता है, पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना राम कुमार वर्मा ने की थी और इनकी एकांकी का क्या नाम है? बादल की मृत्यु, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा दोष है? तो इसमें कैसा दोष है? तो देखते हैं इसमें कैसा दोष। सार्वनामिक दोष, आगे देखते हैं। कारकीय परसर्ग दोष, क्रिया विशेषणात्मक दोष। तो भाई बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कारकीय परसर्ग दोष रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही वाक्य क्या रहेगा? बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो धरती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। मेदनी, टटनी, तुभा, भारती। जो मेदनी है ये धरती का पर्यायवाची शब्द है। कल की क्लास में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। धरती के काफी महत्वपूर्ण पर्यायवाची लिखवाऊंगी, आप लिख लेना। ठीक है, भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, शोणी, धरती, इला, धात्री, धरत्री, बीज परशु, पूर्वी और प्रभु भी। ये काफी महत्वपूर्ण धरती के पर्यायवाची रहेंगे। ठीक, और पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों को, एक मिनट रुको भाई, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ए आंसर बिल्कुल सही है और तीनों के तीनों क्या है? गलत है। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो शार्दुल है, हिरण्य है, अशम है, द्वीप है। तो जो शार्दुल है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द रहेगा। और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं सिंह के। मृगेंद्र, केहरी, वनराज, केसी, पुंडरीक, वनहरी, मृग अरि, बाहुबल, नाहर,
चित्रक, नखरायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरि और शेर, ये सिंह के पर्यायवाची रहेंगे। अगला शब्द है अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। जो अनुरक्त शब्द है इसका विलोम शब्द हमें बताना है। विलोम शब्द विरक्त, विराग, प्रतिकूल या त्याग। तो विरक्त इसका विलोम शब्द रहेगा। विराग का विलोम क्या रहेगा? अनुराग, प्रतिकूल का अनुकूल और त्याग का ग्रहण। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जो बुढ़ापा शब्द है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। और भाववाचक संज्ञा कहते किसको? मैंने काफी बार आपको बताया है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, समझ, चाल, ठीक है, इत्यादि भी ये भाववाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक जो संज्ञा है इनका निर्माण होता किससे है? तो जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय में जब प्रत्यय लग जाता है तो भाववाचक संज्ञा का क्या है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ किसी, कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? कुछ किसी, कोई नहीं, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? तो संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो भाई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया। अगला क्वेश्चन है सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? जो सचिवालय है इसमें कौन सी संधि है? तो स्वर है, अभिभाज्य है, व्यंजन है या विसर्ग। तो इसमें स्वर संधि रहेगी। और स्वर संधि भी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है भाई। एक दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? सचिव प्लस में आल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत रत्न में कौन सा समास है? ठीक है, समास बताना है। भारत रत्न में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो भाई भारत रत्न में कौन सा समास रहेगा? भारत का रत्न। क्या भाई? भारत का रत्न। ठीक है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास रहेगा। और तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष समास ही रहेगा। सही आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तत्सम बताना हमें कौन सा है। तो कर्म है, काम है, कर्म है या कारज है। जो कर्म है ये तत्सम है भाई। ठीक है, और कर्म का तद्भव क्या रहेगा? काम रहेगा। ठीक है, कर्म का तद्भव क्या है? काम है। ठीक है, और कारज, और ये गलत लिख रखा है, कारज और काज ये तद्भव शब्द होते हैं। और इनका कारज और काज का तत्सम क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, कार्य तत्सम होता है, कारज और काज तद्भव में आते हैं। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? जो मधुप है इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है क्या है। तो देखते हैं क्या रहेगा मधुप का पर्यायवाची शब्द। अनग, भृंग, कुष्मांकुर या द्विज। तो जो भृंग है ये मधुप का पर्यायवाची शब्द है। और मधुप के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। भरमर, अली, मधुकर, मथुराज, मधुभक्षा, षष्ठ पद, काफी बार पेपर में पूछा गया षष्ठ पद, और भौरा। ठीक है, और भृंग। तो ये क्या है? मधुप के पर्यायवाची रहेंगे, यानी भौरे के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या? जो प्रवृत्ति है इसका विलोम शब्द क्या है? विरक्ति, निर्वृत्ति, समवृत्ति या अनुरक्ति। तो जो प्रवृत्ति है इसका विलोम शब्द रहेगा निर्वृत्ति। अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और अनुरक्ति जो है इसका विलोम शब्द विरक्ति रहेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, विरक्ति, अनुरक्ति। अगला क्वेश्चन है तो हमें वाक्य बताना कैसा है।
जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। तो संयुक्त वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या सरल वाक्य है? तो भाई ये मिश्रित वाक्य रहेगा। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जो मिश्रित वाक्य है उसको उसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसको मिश्र वाक्य हम कहते हैं। मैंने काफी बार आपको परिभाषाएं बताई हैं, और मैं परिभाषा इसलिए बताती हूँ क्योंकि पेपर में वैसे ही पूछ ली जाती है। परिभाषा दे के नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे किसकी परिभाषा है या किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ है, इसका विलोम शब्द कृतघ्न, उपकृत, कृपण, परवंचक। तो कृतघ्न रहेगा। ठीक है, अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। ठीक है, अपकृत का क्या विलोम रहेगा? उपकृत का अपकृत। कृपण का क्या रहेगा? उदार या दानी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और मानक रूप कौन सा है? संन्यास, संन्यास, संन्यास या संन्यास? तो भाई ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो संन्यास है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और मानक रूप है। अगला क्वेश्चन है, अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? ये क्वेश्चन अभी जो पिछली बार 2025 में अपना स्टेट का पेपर हुआ था जुलाई में, उसमें क्वेश्चन आया था, या तो टीजीटी में था या पीजीटी में था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था भाई। तो इसमें वचन दोष है, सर्वनाम दोष है, संज्ञा दोष है या लिंग दोष है? तो भाई इसमें क्या है? वचन दोष रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, इस वाक्य में भाई वचन दोष है। ठीक है, क्यों वचन दोष है? क्योंकि जो ये अनेक होता है ये अपने आप में क्या है? बहुवचन होता है। ठीक है, अपने आप में ही क्या है? बहुवचन है। ठीक है, जिसको अनेकों लिखना, ठीक है, वचन दोष माना जाएगा। ठीक है, इसको क्या है? जब अनेक को लिख देंगे तो वचन दोष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अनेक क्या है? अपने आप में ही बहुवचन है भाई। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविश्वर शब्द का स्टिक संधि विच्छेद बताना है। कवि प्लस में ईश्वर प्लस में वर, कवि प्लस में ईश्वर, कविश प्लस में ईश्वर या कवि प्लस में ईश्वर? तो भाई आंसर बिल्कुल सही रहेगा, कवि प्लस में ईश्वर। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है भाई कविश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है। ठीक है, उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है। तो क्या नहीं है? उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, अनुभव नहीं है, विश्वास नहीं है। तो उसके पास चूहा पकड़ने तक का साहस नहीं है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो क्या होगा देख लेते हैं। नम प्लस में अस्ते, नमस प्लस में ते, नम प्लस में ते या न प्लस में मस्ते? तो नम प्लस में ते। ठीक है, नमस्ते का संधि विच्छेद रहेगा। ठीक है, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नमस्ते। और विसर्ग संधि कहते किसको है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के घोतक है? तो कैसी संज्ञा के घोतक है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो समूहवाचक के घोतक रहेंगे। और समूहवाचक संज्ञा कहते किसको है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, से समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कक्षा, सभा, सेना, दल। ठीक है, गुच्छा, कुंज, मंडल, गिरोह, ये समूह संख्या के अंतर्गत आएंगे, समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेमचंद्र लिखित करबला की विधा क्या है? ठीक है, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है करबला, ये बताना हमें क्या है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है? तो करबला प्रेमचंद्र जी का काफी महत्वपूर्ण नाटक
रहेगा। ठीक है, और इनके अन्य नाटक भी है, संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला। इनके 3 महत्वपूर्ण नाटक है भाई,